सुबह सुबह इन लोगों की कौन सी मीटिंग लग रही है? कुछ तो बात है, पता लगाना ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, तभी पता चलेगा आखिर क्या बात है। आखिर सुबह सुबह ये लोग कौन सी पंचायत कर रही है। कविता से रहा नहीं जाता और वो नीचे जाकर पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर पड़ोस में किस बात को लेकर पंचायत हो रही है। क्या बात है सुशीला, तुम चारों यहाँ सुबह सुबह कौन सी पंचायत कर रही हो? जरा मुझे भी बताओ, आखिर क्या चल रहा है? अरे कविता बहन जी, आपको नहीं पता क्या? रात को शांति जी के घर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शांति जी की बहू और बेटे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अरे शांति जी की बहू तो बहुत तेज है। अरे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि सबको जेल में डलवा दूंगी। हाय दैया, इतनी बड़ी बात हो गई। पता नहीं इस वक्त शांति जी पर क्या बीत रही होगी। अरे लोग शादी करके अपने घर में बहू लाते हैं ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, पर आजकल की बहुएं तो घर में आते ही घर में कलेश करना शुरू कर देती है। सुबह सुबह ही कविता चारों औरतों के साथ मिलकर पंचायत शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में कविता की बहू नेहा उठकर बालकनी में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर पंचायत शुरू कर देती है। हे भगवान, मेरी सास को तो कोई काम ही नहीं है। अरे ये नहीं कि घर में मेरी थोड़ी सी मदद करवा दूं, पर नहीं, उन्हें तो पंचायत करने से फुर्सत मिलेगी तब ना। बेचारी नेहा बड़बड़ाते हुए किचन में जाती है और काम में लग जाती है। थोड़ी ही देर में कविता घर आती है और घर आते ही वो नेहा से कहती है, अरे नेहा बहू, ये क्या, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठा कर, पर तू तो अपने टाइम 7 बजे ही उठेगी। अरे माँ जी, आप जल्दी उठकर कौन सा तीर मार देती हो? आप तो उठते ही आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर पंचायत शुरू कर देती हो। अरे क्या मिलता है आपको ये सब करके? अरे पंचायत करती होगी तेरी माँ। भला अब मैं आस पड़ोस के लोगों से उनका हाल चाल भी नहीं ले सकती क्या? और हाल चाल लेने को पंचायत नहीं कहते। माँ जी, आप उन चारों आंटियों के साथ मिलकर जो करती हो ना, उसे पंचायत ही कहते हैं। लो भाई, कविता दूसरों की पंचायत देख रही थी, पर यहाँ तो कविता के ही घर में पंचायत शुरू हो जाती है। दोनों सास बहू आपस में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देती है। कविता और नेहा की लड़ने की आवाज घर के बाहर तक आ जाती है। आसपास की कुछ औरतें सुशीला और शांति उनके घर के बाहर खड़ी होकर ताक झाक करते हुए आपस में बात करती है। हे भगवान, ये क्या? अभी अभी तो कविता जी घर में गई थी और उनके जाते ही उनके बहू ने कलेश करना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो आज की बहू का। बेचारी सास लोगों को 5 मिनट सुकून से जीने भी नहीं देती है। वो तो पता नहीं क्या मिलता है इनको कलेश करके। सुशीला, शांति, कविता और प्रेरणा ये तीनों पड़ोस में ही रहा करती थी। तीनों आपस में घंटों घंटों एक दूसरे के घर की पंचायतें सुनती थी। शाम को कविता, शांति, सुशीला, प्रेरणा ये चारों पार्क में बैठकर अपना अपना दुखड़ा एक दूसरे को सुनाते हुए कहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने बहू से। जब से वो शादी करके मेरे घर आई है, तब से तो उसने मेरे बेटे को अपने वश में ही कर रखा है। मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है। अरे माँ तो शादी के बाद पराई हो जाती है बेटों के लिए। अरे कविता बहन, ये तो हर घर का कलेश हो चुका है। मैं भी बहुत परेशान हूँ अपनी बहू से, पर क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। हे भगवान, तुम सब अपनी अपनी बहू से परेशान हो और मैं तो अपने दामादों से परेशान हूँ। अरे मेरा तो कोई बेटा नहीं है, लेकिन तब भी मेरे ये जो दामाद है, ये हमेशा मेरी बेटियों को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं। अरे नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। वो चारों आपस में बैठकर पंचायत कर रही होती है। तभी उनकी नजर अपने मोहल्ले में जाती है, जहाँ कार एक घर के सामने आकर रुकती है। उस कार से एक करुणा नाम की औरत अपनी बहू अंजलि और बेटे अमन के साथ उतरती है। अरे लगता है हमारे मोहल्ले में नई पड़ोसन आई है, साथ में लगता है बहू बेटे हैं इसके। अरे ये शर्मा जी का घर था और ये घर बिकाऊ था, लगता है इन्होंने खरीद लिया है। चलो अच्छा है, हमारे मोहल्ले में एक नई पड़ोसन आ गई। अपनी नई पड़ोसन के साथ पंचायत करने में हमें बहुत मजा आएगा। शुरू में तो वो चारों करुणा के घर नहीं जाते, लेकिन 2-4 दिन बाद करुणा मार्केट से सब्जी लेकर घर आ रही होती है। तभी वो चारों करुणा को रास्ते में रोक लेते हैं।
और बहन जी, कैसा लग रहा है यहाँ आपको? हाँ बहन जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारा तो मन लग गया बहुत ही कम दिनों में ही। अरे बहन जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मेरी प्यारी सी बहू अंजलि और मेरा बेटा अमन, हम तीनों लोग हैं। ओह, प्यारी सी बहू। हाँ बहन जी, बहुत प्यारी है मेरी बहू, बहुत ख्याल रखती है हमारा। चलिए अब मैं चलती हूँ। करुणा की बातें उन चारों को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। अब उन चारों ने सोच लिया था कि वो पता लगा कर ही रहेंगी कि सच में करुणा की बहू बहुत प्यारी है या फिर वो झूठ बोल रही है। एक दिन फिर से शांति और उसकी बहू के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और उनके घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर आज पड़ोस की औरतें फिर से आपस में पंचायत शुरू कर देती है, लेकिन करुणा के घर से कोई भी इस पंचायत में शामिल होने के लिए नहीं आता। ये देखकर कविता को थोड़ा सा अजीब लगता है। शाम को कविता अपनी चारों सहेलियों के साथ पार्क में जाती है। वैसे कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा, जब से ये हमारी नई पड़ोसन आई है तब से इसके घर की एक भी बात हमें पता नहीं चलती। अरे मुझे तो लगता है सच में इसकी बहू बहुत गाय है, अपनी सास की खूब सेवा पानी करती होगी, तभी तो उनके घर में आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। अरे कभी तो उनकी बहू चिल्लाती होगी अपनी सास के ऊपर, पर नहीं, आज तक उनकी कोई लड़ाई नहीं सुनाई दी। देखते ही देखते 3 महीने तो बीत चुके हैं यहाँ आए हुए इनको। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन जी। एक काम है, हमारे घर में आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर कलेश और पंचायत शुरू हो जाता है। अरे तो मेरी बहू है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे पता नहीं कब उस डायन से पीछा छूटेगा मेरा। रोज घर में कलेश करती है, रोज। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम चारों बिना बताए करुणा के घर चाय पीने चले, और जब उसके घर जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आखिर करुणा के घर में चल क्या रहा है। कहते हैं ना, अपने घर का कलेश खत्म हो या ना हो, लेकिन सामने वाले के घर में किसी बात को लेकर कलेश हो रहा है, ये जानने में लोगों को बड़ा मजा आता है। और इसी फिराक में वो चारों अचानक से करुणा के घर चाय पीने के बहाने से चली जाती है। अरे बहन जी, आप लोग अचानक से? क्यों बहन जी, हम अचानक से आपके घर पर नहीं आ सकते क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहन जी, आप यहाँ बैठिए ना, आपकी बहू चाय नहीं बनाती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बहू अभी आराम कर रही है, इसलिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। करुणा रसोई में चाय बनाने के लिए जाती है और करुणा के पीठ पीछे वो चारों आपस में, लगता है उनके घर में भी रोज कलेश होता है, तभी तो बेचारी करुणा डर के मारे खुद चाय बनाने गई है रसोई में। आज तो इसके मुंह से इसकी बहू की सारी बुराई निकलवा लूंगी मैं। थोड़ी देर में करुणा चाय बनाकर उन सभी को चाय सर्व करती है। वैसे बहन जी, बुरा मत मानिएगा, आपसे एक बात पूछनी है मुझे। हाँ बहन जी, बोलिए, क्या बात है? अपनी बहू के होते हुए आप चाय बनाने के लिए क्यों गई? आप अपनी बहू को भी तो चाय बनाने के लिए बोल सकती थी ना। देखिए, अगर आप अपनी बहू को थोड़ा कंट्रोल नहीं करोगी तो वो कब आपको कंट्रोल करने लग जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कविता की बातें सुनकर करुणा मुस्कुराती है। पता है बहन जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आई हो। देखिए, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट तो होती ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस खटपट का ढिंडोरा पूरे मोहल्ले में पीटते रहे। आप कहना क्या चाहती है बहन जी? मैं जानती हूँ आप सभी के दिमाग में क्या चल रहा है। आप यही जानना चाहती है ना कि मैं आप लोगों से अपने घर की बातें क्यों नहीं शेयर करती। देखो, अगर आप हमेशा अपनी घर की हर छोटी बड़ी चीजें बाहर शेयर करोगी तो इससे आपकी ही बदनामी होगी, लोग आपके ही रिश्ते का मजाक बनाएंगे। इससे बेहतर है कि अपने घर की चीजों को अपने घर तक ही रहने दे। और रही बात आजकल की बहू के कलेश करने की, तो देखिए, दिक्कत बहू में नहीं हम में भी है। अगर हम अपनी बहू को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारी इज्जत करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो करुणा बहन, हम चारों आपस में हमेशा एक दूसरे के घर की पंचायत करते रहते थे कि किसके घर में क्या हुआ, उसकी बहू ने क्या बोला, पर हमने कभी अपने घर में जो खटपट हो रही है उसकी कमियों को जानने की कोशिश ही नहीं की।
देखो, पंचायत हर घर में होती है, पर अपने घर की पंचायत अपने घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। करुणा की बातों से उन चारों को समझ में आ जाता है कि जितना हो सके अपनी घर की चीजों को घर में ही रहने दे। घर की बात बाहर करके उस बात को पंचायत का रूप देने से अपने ही घर की बेइज्जती होती है। कविता के दोनों बेटों की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। उसने अपने दोनों बेटों के लिए उनकी मनपसंद लड़कियों से ही शादी कराई थी। कविता शहर में रहने वाली एक खुली किस्म की सोच रखने वाली महिला थी। कविता की बड़ी बहू संजना एक जाने माने शहर में रहने वाले मॉडर्न लड़की थी, जो कि अपनी करियर लाइफ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया करती थी। वहीं उसकी छोटी बहू राधा गांव से पढ़ी लिखी थी। वो दोनों आपस में काफ़ी मिलजुल कर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन संजना अपने कमरे में शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी और राधा सभी के लिए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता परोस रही थी। अरे दीदी, आप आकर नाश्ता कर लीजिए, मैंने सभी के लिए नाश्ता लगा दिया है, आप भी जाकर नाश्ता कर लीजिए। संजना राधा की आवाज़ सुनकर फटाफट से वहाँ जल्दीबाजी में नाश्ता करने लगती है, जिसे देख कविता बोलती है, अरे बहू, थोड़ा आराम से खा, नहीं तो गले में अटक जाएगा। दीदी, आप रोज की तरह आज भी लेट हो गई, आप थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, सारी समस्या का हल एक ही है। हाँ संजना बहू, छोटी बहू ठीक कह रही है, तुम्हारा रोज का लेट उठना सब पर भारी पड़ रहा है। आप लोग मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। जब आप लोगों को कॉर्पोरेट नौकरी करनी पड़ेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि दिन भर काम करने के बाद लोग कितना थक जाते हैं। आप लोग तो घर में बैठकर सिर्फ 2 वक्त का खाना और साफ सफाई करके दिन भर चैन की नींद लेते हो। अरे माना कि कॉर्पोरेट नौकरी इतनी आसान नहीं है, लेकिन घर संभालना भी कोई छोटी बात नहीं है। तुम राधा बहू को ही देख लो, वो सुबह 4 बजे उठकर सभी के लिए नाश्ता और लंच तैयार करती है, और आप लोगों के जाने के बाद वो पूरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब उसी को देखना पड़ता है। कुछ भी कहो, घर के काम करने से ज्यादा कॉर्पोरेट नौकरी करने में मेहनत लगती है। वहाँ कोई हमें कुर्सी पर बैठने के पैसे नहीं देता, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मिलती है सैलरी। बहू, अगर तुम्हें नौकरी करने में इतनी ही दिक्कत है तो तुम घर पर बैठो। तुम्हें तो घर का काम आसान लगता है ना। कल से नौकरी पर तुम्हारी जगह राधा बहू चली जाएगी। आखिर वो भी पढ़ी लिखी है, उसका भी हक बनता है कि वो भी अपने मर्जी का काम करे। नहीं माँ, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो ठीक है, कल से राधा मेरी जगह नौकरी पर जाएगी और मैं उसकी जगह घर संभालूंगी। मैं आज ही अपने मैनेजर से राधा की नौकरी की बात कर लूंगी। ठीक है बहू, मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। अब क्या था, संजना उसी दिन ऑफिस गई और अपने मैनेजर से राधा के लिए बात की। अगले दिन से राधा सूट बूट पहनकर सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई थी और नाश्ते की टेबल पर आकर बोली, माँ, जेठानी जी कहीं नजर नहीं आ रही, नाश्ते में क्या बना रही है वो? भला वो क्या बनाएगी नाश्ता, वो तो मस्त चैन की नींद ले रही है। उसकी आदत है 8 बजे सोकर उठने की। आज मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अगर तू अपनी जेठानी के भरोसे रहेगी तो भूखी ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे माँ, मेरे होते हुए मैं आपको किचन में नहीं घुसने दूंगी। ऑफिस जाने के लिए अभी समय है, तब तक मैं सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। राधा किचन में जाकर एप्रन पहनती है और सभी के लिए गरम गरम आलू के पराठे और दूध का नाश्ता तैयार करती है। साथ ही साथ में सभी के लिए लंच भी बना देती है। राधा नाश्ता करके ऑफिस चली गई और तकरीबन 3 घंटे बाद संजना सो कर उठी और लिविंग रूम में टहलती हुई आई। वहां बैठी हुई कविता उसे देख देखकर जोर से हंसती हुई बोली, मैंने तो सुना था घर का काम लोगों के लिए छींक मारने जितना आसान है। बेचारी राधा ऑफिस के पहले दिन भूखे पेट ही निकल गई। सासू माँ, आप मुझे ताना दे रही है। माना कि आज मैं लेट उठी हूँ, लेकिन मैं कल से जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता और लंच बना दूंगी। मैं राधा से कह दूंगी कि आज वो बाहर से ही लंच मंगवा ले। कविता उसकी बातों पर फिर से जोर से हंसी और उसकी हंसी सुनकर संजना अंदर ही अंदर खींच कर रह गई। वो लिविंग रूम से सीधा किचन में गई और रसोई का हाल देखकर उसने अपना माथा पकड़ लिया। इतने सारे बर्तन, हे भगवान, इन्हें धोते धोते तो शाम हो जाएगी। रसोई कितनी गंदी हो रखी है, ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद साफ सफाई शुरू करूंगी। वो किचन से निकलकर अपने कमरे में जाती है और ऑनलाइन पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करके फोन चलाने लगती है।
इधर राधा ऑफिस में बहुत ही मन लगाकर काम कर रही थी और शाम होने पर उसने अपनी प्रेजेंटेशन ऑफिस में सभी को दिखाई। सभी ने उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करी। उसको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया। मैं तुम्हारे काम से काफी इम्प्रेस हूँ। तुमने तो संजना जैसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। जहां तक मुझे बताया गया है कि तुम गांव से पढ़ी लिखी हो, तो मुझे लगा था कि तुम इस तरह का काम नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाया है। थैंक यू सर। सर, मैं गांव से पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे टेक्निकल स्किल्स और ऑफिस से रिलेटेड वर्क की काफ़ी नॉलेज थी। इधर ऑफिस में राधा का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहा और उधर घर में संजना अपना पिज्ज़ा और बर्गर खाकर इंस्टाग्राम पर रील देखने में व्यस्त थी। ऐसे ही उसे दिन का जरा भी नहीं पता चलता और शाम हो जाती है। राधा पूरे दिन ऑफिस में काम करके घर लौटी। जब उसने घर का हाल देखा तो वो दंग रह गई। ये क्या हाल बना रखा है घर का? लगता है जेठानी जी अभी तक सो रही है। मुझे ही घर की सफाई करनी पड़ेगी। राधा की आवाज सुनकर वहां कविता आ गई और राधा से बोली, आ गई बहू, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? ऑफिस का पहला दिन तो ठीक रहा, लेकिन घर में एब्सेंट होने की वजह से घर का कबाड़ खाना बन गया है। माँ, आपने दीदी को कहा नहीं कि जरा घर की सफाई कर ले? तुझे लगता है कि वो घर की साफ सफाई कर पाएगी? उसे फोन चलाने और नींद पूरी करने से फुर्सत मिले तब तो वो कोई काम करे ना। कोई बात नहीं बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, रात का खाना मैं बना देती हूँ। माँ, फिर वही बात। कोई बात नहीं माँ, मैं खुद बना देती हूँ। भूख तो मुझे बहुत जोर की लगी थी। सोचा था जेठानी जी ने कुछ गरम गरम बनाया होगा और मैं घर जाकर पेट भर बढ़िया बढ़िया पकवान खाऊंगी, लेकिन यहाँ आकर तो मेरी भूख ही मिट गई। राधा की बात सुनकर कविता को संजना पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके कमरे में जाकर उसे बोली, अरे बेशरम, तुझे तनिक लाज शर्म नहीं है क्या? राधा पूरे दिन काम करके घर पर आ चुकी है, लेकिन तेरे सुबह से बर्तन नहीं धुले। अच्छा, तो जरूर राधा ने ही आपके कान भरे होंगे, तभी आप मुझ पर इस तरह बरस रही हो। मुझसे नहीं होते ये घर के कामकाज। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप घर में एक मेड रख लीजिए। अच्छा, तो मेड रखने के लिए ही तूने ये चैलेंज लिया था कि राधा नौकरी करेगी और तू घर का काम? बस निकल गई तेरी हवा। सासू माँ, आप मुझे बार बार इस तरह ताने मत कसिए। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा इस माहौल में ढलने के लिए। समझ गई मैं, कुछ नहीं होने वाला तुझसे। बस तुझे वही करना आता है। अब जल्दी से उठती है या नहीं? ये रात का खाना भी कोई और बना कर देगा तुझे। कविता को खरी खोटी सुनाकर संजना किचन में जाती है और पूरे 2 घंटे बाद सभी को खाने की टेबल पर बुलाती है। उसके बुलाने पर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सभी ने जैसे ही एक एक निवाला खाया, गुस्से में बोल पड़े, ये क्या खाना है या जहर? मेरे तो गले से ही नहीं उतर रहा। दाल में इतना नमक है कि कोई कुत्ता भी ना खाए। ऐसे घर संभालोगी तुम? माँ, कोई बात नहीं, दीदी ने एटलीस्ट ट्राई तो किया। आज पहला दिन है ना, इतनी भूल चूक सभी से हो जाती है। पूरे एक टाइम का खाना बर्बाद किया है इसने। तुम भी तो खाओ जरा अपने हाथ का बनाया हुआ खाना, ताकि तुम्हें भी स्वाद पता चले। कविता के कहने पर संजना ने अपने लिए भी एक थाली लगाई और जैसे ही उसने 1 चम्मच दाल चावल खाया, उसने वही उगल दिया। वो तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही एक दिन कविता को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है और उसकी छोटी बहन सरला ने अपने बेटे की शादी में कविता के पूरे परिवार को बुलाया था। अब कविता अपनी दोनों बहुओं को लेकर सरला के घर पहुंच जाती है। सरला को देख राधा ने उसे पैर छूकर प्रणाम किया तो वही संजना ने सिर्फ नमस्ते बोलकर काम चला लिया। शादी वाले घर में बहुत काम होने की वजह से राधा सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त थी, तो वहीं संजना एक कमरे में बैठी कभी फोन चलाती तो कभी मेकअप टचअप करने में लगी रहती। ऐसे ही कविता राधा को काम करते देख बोली, राधा बेटा, जरा तू आराम कर ले, सुबह से लगी पड़ी है। तेरी जेठानी कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उसे बताती हूँ। कविता की बात सुनकर राधा संजना के पास जाती है और उसे सासू माँ ने याद किया है ये कहकर वहां से चली जाती है। संजना ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और मेकअप टचअप करने लगी। थोड़ी देर बाद सरला और कविता दोनों ही संजना के पास जाकर बोली, दीदी, तेरी एक बहू तो एकदम सुशील और मेहनती और वहीं दूसरी बहू कामचोर और निकम्मी है। ये कॉम्बिनेशन तुझे कहाँ से मिला दीदी? इसे तो घर के काम काज से कोई लेना देना ही नहीं और दूसरी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है।
देख ले, तेरी ही बहुएं हैं। एक गांव की है जो दिन भर मेरी सेवा करती रहती है, तो दूसरी शहर की जिससे अपने आप से ही फुर्सत नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कविता और सरला के मुंह से ये बातें सुनकर संजना आग बबूली हो गई और किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकने लगी। बर्तनों की आवाज सुनकर राधा आई और उसे समझाने लगी। राधा ने उसे इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि वो अपने से हुई गलतियों को सुधारने की कोशिश करने लगी। वो शादी में आए हुए मेहमानों का ख्याल रखना शुरू कर देती है, साथ ही में वो राधा का हाथ बटाती है। ये सब देखकर कविता और सरला काफी चौंक गए। संजना बहू, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ सासू माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। सॉरी सासू माँ, घर चलाना उतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझ रही थी। मुझे पता चल गया है कि राधा घर में कितना काम करती है। संजना के मुंह से ये बात सुनकर कविता और सरला को जोरदार झटका लगा। उन दोनों को ये समझ आ चुका था कि वो अपनी सारी गलतफहमी को दूर कर बैठी है और अब सही राह पर चल रही है। गांव की संस्कारी बहू ने शहर की मॉडर्न बहू को जिंदगी का पाठ पढ़ा ही दिया।